तो मेरी अब एसटीपी स्टार्ट हो गई है, तो अभी मेरी बस 3 बजे क्लास एंड हुई है, तो मैं आके जस्ट फ्रेश हुआ हूँ, तो आई जस्ट स्टार्टेड द क्लास, सो अपॉलजीज फॉर द लेट, राइट? अच्छा यार, कितने लोग मुझे जानते हैं? कोई मुझे जानता है पहले? अच्छा, कब से लोग मुझे जानते हैं? चलिए जी, आप मुझे जानते होंगे। आज हमारी सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास हो चुकी है। ओ, फिर तो मसला ही नहीं है, मैं भी टेंशन ले रहा था। ठीक है, लो जी, फिर तो तुम्हें मेरी कदर की, वक़्त का अंदाजा होगा, हैं? असल में जब मैंने सोचा मेरी फर्स्ट क्लास है, तो ज़ाहिर बात है अगले बंदे का जब आपको पता नहीं ना होता, तो फिर आप सॉरी सॉरी करते हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं लेट हो गया तो बस हो गया, क्या है? समझा शायद, सही बात है। अच्छा जी, मजा आया था मेरी क्लास का? सही है। तो मजेदार बात ये है कि पुत्री, आज आपको ना उससे भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? आज आपकी क्लास बहुत ही वंडरफुल होगी। चलो, हमने हमने अब छोड़ दो, चैट चैट छोड़ दो, मेरी बात सुनो। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और तकरीबन हर हर अल्टरनेटिव ईयर्स में, बल्कि हर दूसरे साल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको ये बड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात ये है कि मैंने लास्ट क्लास में यहाँ पे छोड़ा था कि अ, अ, कि जब वो लोग लॉयल थे और कॉलोनीज ब्रिटिश ने बनाई थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं कॉलोनीज ने प्रोटेस्ट किया? उसमें नंबर ऑफ रीजंस थी, और उन नंबर ऑफ रीजंस में कुछ इकोनॉमिक रीजंस थी, कुछ पॉलिटिकल रीजंस थी, कुछ सोशल रीजंस थी। हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसमें जो एक रीजन थी, पता है क्या? वो कहते हैं ना कि रोटी बंदा खा जाती है, ठीक है ना? पैसा, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मनी इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके अंदर जो एक इकोनॉमिक रीजंस थी, जो एक इकोनॉमिक रीजंस थी, वो थी मर्केंटालिज्म। मर्केंटालिज्म मतलब वो कॉलोनीज जो ब्रिटिश ने स्टैब्लिश की, और वो उनसे लॉयल थे। अब हम पढ़ रहे हैं कि उन लॉयल लोगों ने जंग क्यों की। तो उसमें मैं तुम्हें जो एक रीजन बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ मर्केंटालिज्म, जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व था। अच्छा, अब बात पता क्या है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन थी। तो कभी-कभी होता पता क्या है, वो कहते हैं कि हाउ हाउ मर्केंटालिज्म वाज द मेन रीजन ऑफ द कॉलोनाइजेशन फॉर द इंडिपेंडेंस। तो मेरी बात करने का मतलब ये है कि कभी-कभी आपसे वो सिर्फ इस एक एलिमेंट को भी पूछ सकता है कि हाउ मर्केंटालिज्म वाज द रीजन ऑफ द यूएस रेवोल्यूशन। मल्टीपल रीजंस थी, इकोनॉमिक रीजन, पॉलिटिकल रीजन, सोशल रीजन, ब्ला ब्ला ब्ला, हम पढ़ेंगे सारी डिटेल में। लेकिन मैं कह रहा हूँ उसने पूछा भी है कि वो सिर्फ आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाउ मर्केंटालिज्म वाज द रीजन ऑफ द वॉर। तो ये सोशल रीजन थी। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तरीका वारदात वही है, मैं लिखूंगा भी सही और तुम्हें साथ साथ बताऊंगा भी सही, और तुम साथ साथ लिखते जाना। सो वी स्टार्ट। अच्छा, वो हम देखते हैं मर्केंटालिज्म, और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा मेन रीजन थी मर्केंटालिज्म उनकी इंडिपेंडेंस की। तो मर्केंटालिज्म क्या होता है? मर्केंटालिज्म का सिंपल सा तर्जमा ये है कि अगर कंट्री ए हो और कंट्री बी हो, और कंट्री ए जो है वो पावरफुल हो, कंट्री ए पावरफुल हो, और कंट्री ए की कंट्री बी के साथ ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी हो, कंट्री ए की कंट्री बी के साथ ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी हो कि सिर्फ ए को फायदा हो और बी जाए भाड़ में। मतलब जो उनकी ट्रेड प्रैक्टिस है वो जीरो सम गेम हो, जीरो सम गेम हो जिसमें एक को फायदा हो और दूसरा जाए भाड़ में।
दिस इज कॉल्ड मर्केंटालिज्म। पता है क्या? देखो, देखो, यहाँ पे थी मदरलैंड, और मदरलैंड में तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कौन थी? यूके। और इधर थी कॉलोनीज। तो मदरलैंड यूके ये समझता था यूके ये समझता था यूके ये समझता था कि कॉलोनीज जो हैं मेरी, कॉलोनीज ओनली एग्जिस्ट colonies only exist to benefit the motherland। कि ये जो कॉलोनीज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मदरलैंड को फायदा देने के लिए बनाई। ये आवाज का मसला सबको आ रहा है? यूके ये समझता था कि कॉलोनीज सिर्फ और सिर्फ, जो मेरी कॉलोनीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे फायदा देने के लिए बनाई गई हैं। इसलिए इसलिए यूके की इसलिए यूके की कॉलोनीज के साथ जितनी भी ट्रेड प्रैक्टिस थी, यूके की कॉलोनीज के साथ जितनी भी ट्रेड प्रैक्टिस थी, उसमें सारा फायदा यूके को होता था और लॉस किसको होता था? कॉलोनीज को होता था। मैंने आपको मर्केंटाइलिज्म ये बनाया ना कि जब सिर्फ ए को फायदा हो ए को फायदा हो, किसकी बेस पे? एट द कास्ट ऑफ बी। तो इसको कहते हैं मर्केंटालिज्म, जीरो सम गेम। कि एक ही ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी हो कि बी जाए बाहर में, सिर्फ मुझे फायदा हो। दिस इज कॉल्ड मर्केंटालिज्म। तो यहाँ पे सारा का फायदा किसको हो रहा है? मदरलैंड को। किसकी कॉस्ट पे? एट द कास्ट ऑफ कॉलोनीज। और ये सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि क्या होता है, मोहब्बत जो होती है वो क्या होती है? दो तरफा होती है। जब हर बात के साथ वो कॉलोनीज को डिच कर रहे थे, हर बात के साथ कॉलोनीज को डिच कर दे, उन्होंने कहा बाहर में जाएं कॉलोनीज। बाहर में क्या? यूके। हम अपने मुल्क को क्या करते हैं? अलहदा करते हैं। अच्छा, तुम पता क्या करो, तुम ना दो लफ्ज याद करो। दो लफ्ज ये याद करो कि ये फर्ज कर लो, ये लिखा है मैंने मवैम। क्या लिखा है मैंने? मवैम। इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये फर्ज कर लो कि अ, किसी और प्लेनेट की जबान का लफ्ज है। क्या लिखा मैंने? मवैम। और आगे यहाँ पे लिख दो जीम। ठीक है। मैंने तुम्हें क्या कहा कि ये दोनों जो हैं किसी और प्लेनेट प्लेनेट की जबानें हैं। और वो प्लेनेट किसके अराउंड घूम रहे हैं? वो घूम रहे हैं सन के अराउंड। मैंने कहा तुम्हें कि ये जो मवैम है और ये जो जीम है, ये किसी और प्लेनेट की जबानें हैं, और वो प्लेनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं। आप ये वर्ड इंग्लिश में यहाँ पे लिख दो, मवैम। ठीक है। यही वर्ड मवैम जो है हमने इधर लिख दिया, और ये जीम यहाँ पे जे लिख दो, और ये जो सन है ये भी यहाँ पे दोबारा लिख दो। मैंने क्या कहा कि मवैम, इसको इंग्लिश में इधर लिख दो, जीम का जे कर दो, और सन का ये कर दो। आपको पता है आपको क्या याद हो गया है सारी जिंदगी के लिए? आपको सारी जिंदगी के लिए सोलर सिस्टम याद हो गया, सिर्फ इस एक लफ्ज को याद करने से। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आज के बाद आपको कभी भूलेगा ही नहीं कि जुपिटर के बाद कौन सा है, और जुपिटर से पहले कौन सा है, और अर्थ से पहले कौन सा है, और अर्थ के बाद कौन सा है। एक आपको तरतीब से याद हो गए हैं, सिर्फ एक लफ्ज याद करने से। मैं
उसी तरह आप याद करो कि ये है नेस, ये है नेस और ये है डेम। ये किसी और ज़बान के अल्फाज हैं। ठीक है, नेस, डेम और ये है सलीम। सलीम को कोरोना है, ठीक है, और सलीम को रखा गया है क्वारंटीन में। किसके साथ? जिसके साथ सलमा के साथ उसकी शादी हुई। नेस, डेम, सलीम है, उसको कोरोना हुआ है। कोरोना की वजह से उसको क्वारंटीन में रखा हुआ है। किससे? सलमा से, जिसकी उसकी शादी हुई है। ये याद हो गए 4 लफ्ज़? 4 लफ्ज़ ये कहानी याद हो क्या? चलो आपको मुबारकबाद हो, आपको सारे का सारा मर्केंटाइलिज्म याद हो गया है। कैसे? देखो, इसको हम प्रूव करते हैं। ये हम देखते हैं कि नेस, डेम, एस, लीम, कोरोना, क्वारंटीन और सलमा के साथ। असल में ये नंबर ऑफ एक्ट्स थे जो ट्रेड एक्ट्स थे जो ब्रिटेन ने लगाए अपने फायदे के लिए एट द कॉस्ट ऑफ कॉलोनीज। इसमें नेविगेशन एक्ट था, इनमरेटेड एक्ट था, स्टेपल एक्ट, ड्यूटी एक्ट, इन्फोर्समेंट एक्ट, मोलासिस एक्ट, शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट एंड स्टैम्प एक्ट। अब मैं तुम्हें एक एक एक्ट को प्रूव करके बताता हूँ कि ये किस तरह मर्केंटाइलिज्म था। देखो, इन 1651 उन्होंने एक्ट पास किया, नेविगेशन एक्ट। इन 1651 एक्ट पास किया, नेविगेशन एक्ट। अब नेविगेशन एक्ट में क्या था? नेविगेशन एक्ट में ये था कि ये यूके है, सॉरी ये कॉलोनीज हैं, इस तरफ कॉलोनीज बना लो और इस तरफ यूरोप बना लो। ठीक है, ये कॉलोनीज और ये यूरोप। अच्छा, इनकी आपस में जितनी भी ट्रेड होती थी, जितनी भी नेविगेशन होती थी, या वो ब्रिटेन के शिप में होती थी, या वो स्पेन के शिप में होती थी, या वो फ्रेंच शिप में होती थी, या वो द नेदरलैंड के शिप में हो जाती थी। ठीक है, कितनी भी ट्रेड होती थी। अब कॉलोनिस्ट जो कम प्राइस लेता था, जिस कंट्री के मर्चेंट्स कम प्राइस लेते थे, उसका शिप यूज कर लेते थे। जी जी, उसका शिप यूज कर लेते थे। और जब उनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी, मार्केट ओपन थी, तो वो किसका शिप यूज करेंगे? जो उनको प्राइस कम देगा, जो प्राइस कम लेगा। देखो ना, अगर एक चीज इधर से इधर आनी है, उसकी प्राइस अगर कम है, उसकी प्राइस अगर कम है, तो यहाँ पे वो चीज आके क्या मिलेगी? सस्ती मिलेगी। और कॉलोनीज को क्या होगा? बेनिफिट होगा। कॉलोनीज यूरोप के साथ जितनी भी ट्रेड करती थी, वो यहाँ पे उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती थी, तो वो उसी कंट्री का शिप यूज करते थे जो उनसे कम प्राइस लेता था। और अगर मैं कह रहा हूँ कि इधर से इधर कोई चीज आई है और उसके ऊपर कम्युनिकेशन चार्जेस कम लगे हैं, अगर उसके ऊपर कम्युनिकेशन चार्जेस कम लगे हैं, तो वो चीज इधर आके सस्ती बिकेगी और कॉलोनीज को फायदा होता था। यूके क्या कहता था? यूके को यही लगता था कि कॉलोनीज ओनली एग्जिस्ट टू बेनिफिट द मदरलैंड। उसने 1651 में एक्ट पास किया, नेविगेशन एक्ट, और कहा कि आज के बाद कॉलोनीज की यूरोप के साथ जितनी भी ट्रेड होगी,
जी जान। हेलो। सलाम। 3 देने आए हो? चलो आ जाओ। चलो जब आ जाओ नॉक करना, ठीक है? अच्छा, आई एम बैक। सॉरी, सॉरी, सॉरी। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद जितनी भी ट्रेड होगी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के शिप में होगी, किसी और शिप में नहीं होगी। अब जो ट्रेड मर्चेंट्स थे, जो ट्रेड मर्चेंट्स थे ब्रिटेन के, जो वहां पे जिनके शिप थे, उनकी क्या कायम हो जाएगी यहाँ पे? जब सिर्फ ब्रिटेन के शिप में ट्रेड करनी है तो उनकी क्या कायम हो जाएगी? मोनोपोली कायम हो जाएगी। ऐसे ही है। और क्या था? अच्छा मेरी बात सुनो। ये ना, अगर आप सी से लिखोगे ना नेट पे, यूएस हिस्ट्री, नोवा सीएसएस नोट्स ना, तो ये वाली फाइल खुल जाएगी ना। मैं एवं ही ना आज इनको कहीं रैंडमली देख रहा था, तो मुझे ये बड़े ही अच्छे लगे ना, तो मैंने अभी इनकी कॉपी करवाई है। तो वो लड़का मुझे देने आया था। तो ये बड़े अच्छे हैं, तुम लोग भी इसकी एक सेट कॉपी जरूर करवाना। दे आर सो गुड। मतलब बड़ा ही कंसाइज और बड़ा ही जबरदस्त लिखा हुआ है इनके ऊपर। जैसे बुक भी है वो इसी इसी बेस पे बनी हुई है बुक भी। तो ये जरा इसके ऊपर शॉर्ट शॉर्ट और अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। ये नवीद भुट्टो साहब है, ये पहले यूएस हिस्ट्री पढ़ाते थे। हाँ हाँ, बड़े अच्छे हैं ये। पूरा सिलेबस तो कवर नहीं होता, पूरा सिलेबस तो कवर नहीं होता, लेकिन काफी हद तक कवर हो जाता है। अच्छा ये देखो, अब वापस आओ। देखो, देखो, ये है, मैं तुम्हें बताया कि कि यार ये बुक का तो पहली क्लास में बता दिया था, नोवा की अच्छी किताब। देखो, अब मैंने कहा था कि मैंने यहाँ पे एंड किया था ना कि ब्रिटेन की कहा कि अगर ब्रिटेन ये नेविगेशन एक्ट पास करके ये कह देगा कि सिर्फ ब्रिटिश ये करेंगी ट्रेड, तो ब्रिटिश की क्या कायम हो जाएगी यहाँ पे? मोनोपोली कायम हो जाएगी। अब ब्रिटेन किस तरह चार्ज करेगा इनको? ज्यादा चार्ज करेंगे, ठीक है? तो अब कम्युनिकेशन चार्जेस क्या होंगे इधर से इधर? ज्यादा होंगे। अब इसको मर्केंटाइलिज्म बनाओ, मर्केंटाइलिज्म बनाओ। इस नेविगेशन एक्ट के बाद, इस नेविगेशन यार, विशेषतः कॉलोनीज फिर कॉलोनीज ही होती है ना, कॉलोनीज तो फिर कॉलोनीज ही होती है ना। अगर अगर आप कोई मेरा बंदा मेरा मुलाजिम है तो वो जाहिर बात है मैं उसको अपर हैंड रखूंगा ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि यार शीशा, ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था ना कि अब हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का और ब्रिटेन का और कॉलोनीज का देखना है बस।
हमारा फ्रांस से और उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इस एक्ट के बाद अब लॉस पे कौन होगा? लॉस पे कौन होगा? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। और फायदे पे कौन होगा? और मैंने तुम्हें डेफिनेशन क्या बताई है कि जब आपका फायदा हो और दूसरा जाए भाड़ में और आपकी ट्रेड प्रैक्टिस जीरो सम गेम हो, इट इज कॉल्ड मर्केंटालिज्म। तो क्या नेविगेशन एक्ट मर्केंटालिज्म है? चलो आगे आओ, आप अगले एक्ट पे आओ। 1660, वो नेक्स्ट में देखो, आगे आ गया ई। दिस ई इज फ्रॉम इनमरेटेड एक्ट। अच्छा जी, इनमरेटेड एक्ट क्या है कि ये कॉलोनीज और इधर आपके पास यूरोप में ब्रिटेन हो गया, सॉरी जर्मन हो गए, फ्रांस हो गए, ब्रिटेन हो गया, द नेदरलैंड हो गई, ठीक है। और कॉलोनीज वाले इधर से इधर अपना क्या भेजते थे? रॉ मटेरियल भेजते थे फार्मर्स जो थे यहाँ पे, ठीक है मेरी पुत्री। अच्छा, अब जब उनके पास ओपन मार्केट होगी कि वो किसी को भी अपना रॉ मटेरियल भेज सकते हैं, तो वो किसको रॉ मटेरियल भेजेंगे? जो इनको ज्यादा पैसे देगा। जो उनको ज्यादा पैसे देगा वो उसी को रॉ मटेरियल भेजेंगे, ठीक है। अब ब्रिटेन को ये बात भी चुभती थी, वो कहते थे कॉलोनीज मेरी ही हैं, फायदा दूसरों को पहुंचे, रॉ मटेरियल दूसरों को क्यों जाए। उसने एक पास किया, इनमरेटेड एक्ट। अब इनमरेटेड होता है नंबर्ड से, जब आप चीजों को नंबर्ड कर देते हैं ना, दिस इज कॉल्ड इनमरेशन। उसने रॉ मटेरियल को नंबर्ड कर दिया, मसलन कॉटन को, राइस को, शुगर केन को, और जो जानवरों की चमड़ी होती है हाइड्स को, इस तरह का जो भी रॉ मटेरियल था उसको नंबर्ड कर दिया। और नंबर्ड करके कहा कि आज के बाद जितना भी रॉ मटेरियल की ट्रेड होगी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ होगी और किसी के साथ नहीं होगी। यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखो, ये चीजें जो है ना ये पेरिशेबल है। पेरिशेबल समझती हो ना, कि अगर इस्तेमाल ना हो तो खराब हो जाएंगी, अगर इस्तेमाल ना हो तो खराब हो जाएंगी, पेरिशेबल है। अब लोग क्या है कि बाउंड है कि अपनी कमोडिटीज किसको भेजें? ब्रिटेन को भेजें। पीपल वर बाउंड। मुझे ये बताओ कि जब वो बाउंड है, लोग बाउंड है कि ब्रिटेन को भेजें, और ब्रिटेन जो है वो मोनोपोलिस्टिक है, वहां के जो ट्रेडर्स हैं, वहां पे जो ट्रेडर्स हैं वो मोनोपोलिस्टिक एंड ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं वो मोनोपोलिस्टिक हैं। लोग बाउंड हैं कि सिर्फ इनको भेजें, और चीजें जो हैं वो पैराशेबल हैं कि ना बेची तो खराब हो जाएंगी। अब मुझे बताओ कि ब्रिटेन वाले किस कीमत पे लेंगे ये चीजें? एट थ्रू अवे प्राइस, बहुत कम प्राइस पे लेते थे। और पता क्या करते थे, इनसे लो प्राइस पे चीजें लेके अपनी कॉलोनीज वालों से लो प्राइस पे चीजें लेके खुद भी यूज करते थे, और बाकी जो कंट्रीज थे यूरोप के उनको भी एक्सपोर्ट करते थे। अब ये सोचो कि पहले जब उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, वो जहां से प्राइस ज्यादा मिलती थी वहां पे बेच देते थे, जहां से प्राइस ज्यादा मिलती थी वहां पे चीजें बेच देते थे। अब क्या है कि मदरलैंड ने अपना चेक लगा दी है। अब मुझे ये बताओ कि इस इनॉमिनेटेड एक्ट के बाद फायदा किसका हो रहा है? सिर्फ
यूके का किसकी कॉस्ट पे? एट द कॉस्ट ऑफ होम, एट द कॉस्ट ऑफ होम कॉलोनीज। तो यही बताया ना कि जब आपकी ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी हो कि आपको फायदा हो, बाकी दूसरा जाए बाहर में, दिस इज कॉल्ड मर्केंटाइलिज्म। तो क्या इनलिमिटेड एक्ट मर्केंटाइलिज्म है? और कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? इसी तरह पेपर में लिखना है। बेशक ये रफ सा मैप है, रफ सा ग्राफ है, लेकिन बनाना है तुमने ये मैप। बेशक रफ सही है, ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखो अगला देखो। अगेन ये याद करने के लिए तुम्हें लिखवाया था नेस, बाकी रह गया एस। तो 1663, दिस एक्ट इज कॉल्ड स्टेपल एक्ट। दिस एक्ट इज कॉल्ड स्टेपल एक्ट। अच्छा, अब स्टेपल एक्ट में क्या है, इसको समझो। स्टेपल एक्ट में क्या था, इसको समझो। यूके जो नेविगेशन एक्ट था उनका, कि सिर्फ और सिर्फ यूके के शेप में होगी। इस नेविगेशन एक्ट को मजीद इन्फोर्स करना चाहता था यूके। इस नेविगेशन एक्ट को मजीद इन्फोर्स करना चाहता था। उसने क्या किया, उसने बड़ी गेम के लिए, एक बड़ा मजेदार है, इसको तुम समझना। और इस एक्ट से तुम ये समझना कि इतना सा यूके है, सिंध से छोटा है यूके, लेकिन अंपायर कितनी बड़ी बनाई। वेयर सन नेवर सेट। चालाकी चेक करना इन लोगों की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थी कॉलोनीज, और इधर था यूके, और बाकी कंट्रीज थे, जैसे फ्रांस था, जर्मनी था, और बाकी कंट्रीज थे। ये बाकी कंट्रीज थोड़ी बहुत ट्रेड कर लेते थे कॉलोनीज के साथ, इनको अपना फिनिश प्रोडक्ट भेज देते थे। अब यूके इस फिनिश प्रोडक्ट जो इधर से इधर जाता है, जो प्रोडक्ट इधर से इधर जाता है, यूके उसके ऊपर भी यूके उसके ऊपर भी अपनी मोनोपोली कायम करना चाहता था। ये बात चेक करना बड़ी मजे की है। टर्म क्या है? स्टेपल। अब स्टेपल क्या होता है? मतलब ये स्टेपलर है ना, स्टेपल क्या होता है? दो चीजों को कैसे जोड़ देना, स्टेपल, यही होता है ना। अब स्टेपल को समझना। स्टेपल का मतलब ये था कि इन्होंने कहा कि आज के बाद अगर किसी ने फिनिश प्रोडक्ट भेजनी है, तो इधर से इधर किसके शेप में जाएंगी? यूके के शेप में। ये तो पहले ही बता दिया था। यहाँ पे स्मगलिंग वगैरह को रोकने के लिए कहा कि अगर किसी ने ट्रेड करनी है, तो वो जो भी प्रोडक्ट भेजनी है, पहले आएगी यूके की पोर्ट पे, पहले आएगी यूके की पोर्ट पे। जाहिर बात है, वहां किसी और शिप पे आएगी, तो वहां पे अनलोड होगी। अब चीजों को अनलोड होते देखा है, कितने पैसे लगते हैं। उसके बाद यूके ने उसके ऊपर दोबारा ड्यूटी लगाता था, स्टेपल ड्यूटी। स्टेपल ड्यूटी लगी, उसके बाद वो चीज रीलोड होती थी, दोबारा फिर पैसे। उसके बाद कभी उसको एम ही चेकिंग वगैरह के प्रोसेस में और इस तरह के प्रोसेस में लगा देते थे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डिले हो। देखो ना, एक शिप आया है यूके की पोर्ट पे, शिप बहुत बड़ा होता है, जितने दिन वो वहां पे शिप खड़ा रहेगा उतने देर क्या होगी, डिले होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, बिजनेस लॉस होगा। तो यूके कहता था कि जो भी चीज भेजनी है मेरी कॉलोनी में, पहले मेरी पोर्ट पर आए, वहां पे, ताकि मैं दोबारा ड्यूटी लगाऊं, उसके बाद वो कॉलेज में जाएगी, अदरवाइज वो कॉलेज में नहीं जाएगी। अब आप खुद सोचो कि क्या किसी और कंट्री के पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट भेजने की? सिर्फ किसके पास अपॉर्चुनिटी बचेगी?
मतलब उसने टेक्निकली क्या किया कि सारे का सारा ये जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी क्या कायम कर लिया, अपनी मोनोपोली कायम कर ली। और अभी तक सिर्फ हमने नेस पढ़ा है। अगला लफ्ज क्या लिखवाया था? अगला लफ्ज क्या लिखवाया था? डैम। ठीक है। अच्छा, अब इस डैम को समझो। डैम में पहले इस एम को काट दो, इस डी और ई को समझो। ये 1773 में एक्ट पास हुआ, ड्यूटी एक्ट। और ये सॉरी 1673 में, और ये 1696 में एक्ट पास हुआ, ई से इन्फोर्समेंट एक्ट। ड्यूटी एक्ट एंड इन्फोर्समेंट एक्ट। एक बात समझाने लगा हूँ, उसको बड़े ध्यान से समझना तुमने। मुझे ये बताओ कि आज 2020 है, आज भी लोग यहाँ से जाते हैं बलोचिस्तान, बलोचिस्तान से ईरान, ईरान से यूरोप, और आज भी स्मगलिंग होती है कि नहीं होती? होती है ना, ठीक ठाक किस्म की स्मगलिंग होती है। हम बात कर रहे हैं 60s के एरा की, तो वहां पे स्मगलिंग नहीं होती होगी? होती थी, ठीक ठाक स्मगलिंग होती थी। इन एक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, इस नेस को अवॉइड करने के लिए वहां पे स्मगलिंग होती थी। अब मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ, जब स्मगलिंग होती थी तो किसको फायदा होता था इन दोनों में से? कॉलोनीज को। और जब ब्रिटेन ये ड्यूटी एक्ट पास करके और इन्फोर्समेंट एक्ट पास करके स्मगलिंग को रोक देगा, तो अब किसको फायदा होगा? किसकी कास्ट पे? सना, आपने फिर वो मेरी बात ही नहीं समझी। मेरी पुत्री, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, मेरा बच्चा, मैं ये रिपीट कर देता हूँ। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ये बताया था कि आपके कोर्स में भी बार बार ये है कि वो सिर्फ पूछते हैं कि ब्रिटेन सुपरमेसी। हम ये जो कॉलोनीज है ना ब्रिटेन की, हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं यूके का इन कॉलोनीज के साथ। अब मुझे ये बताओ कि ये कॉलोनीज यूके की हैं, तो यहाँ के का इन्फ्लुएंस होगा ना। बाकी यूरोपियन पावर्स क्यों इसमें अपना रोल प्ले करेंगी? यूरोपियन पावर्स तो ये है कि यूके की कॉलोनीज है, उसमें थोड़ा बहुत ट्रेड बेनिफिट ढूंढने के लिए आ जाती थी। समझ आई ये बात? जो अदर यूरोपियन पावर्स हैं, यूके तो इन्फ्लुएंस करेगा, मेरा घर है, मेरी मर्जी। सही है ना, मेरी कॉलोनीज है, मेरी मर्जी। तो जाहिर बात है यूके का अपर हैंड तो होगा ना इसके अंदर। और अब यही बात है ना कि वो सारी रात जो है ना, वो लैला मजनू का किस्सा चलता रहा, चलता रहा। सुबह उसने आके पूछा कि लैला जो है वो हीर थी या रांझा थी। उल्लू के कानों, यही तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि वो लॉयल थी। तो यही तो अगला थीम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर क्या हुआ, फिर वो लॉयल्टी कहाँ गई, फिर क्यों उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर क्यों 1776 में जंग लड़ी, क्यों आजादी हासिल की। तो अब ये नंबर ऑफ रीजंस तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें पूरा एक एक सिनेरियो डेवलप कर रहा हूँ यकदम। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब भी ये टॉपिक पढ़ाते हैं 1776 की वार वार पढ़ा के तो खत्म कर देते हैं कि नहीं भाई, आप बताएं कि क्यों हुई जंग, व्हाई देयर वाज ए वार, व्हाट वर द रीजंस। सारा मोशन ही तोड़ दिया तुम लोगों ने मेरा। इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें पढ़ाओ। अच्छा, आगे चले, आगे चले। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। मेरी पुत्री, मेरी बात सुनो, आज ना मैं तुम्हें एक बड़ी पते की बात बताने लगा हूँ। देखो, जब भी वॉर हो ना, उसको उसको एनालिटिकली देखने का तरीका ये होता है कि आप उसको डिवाइड करो।
3 पार्ट्स में। ये बड़ी टेक्निकल मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब भी वॉर हो आप उसको डिवाइड करें 3 पार्ट में। आप पहला पार्ट देखें कि जंग क्यों हुई। उसके बाद ये देखें कि कौन-कौन से स्टेप्स उन दोनों को जंग तक लेकर आए और उसके बाद आप देखें कि उस जंग के इम्पैक्ट क्या हुए। आपको लोग पढ़ाएंगे बैटल्स कि वो बैटल हुई और वो बैटल हुई और फलाना ढिमकाना ये वो दस अंदाज। आप पूरे सीएसएस की हिस्ट्री के पेपर उठा के देख लें, कभी भी वो आपसे बैटल्स नहीं पूछता, वो रटे नहीं लिखवाता। वो आपसे पूछता कि जंग क्यों हुई, जंग के कौन कौन से इवेंट्स उनको जंग तक लेकर आए और उसके बाद उस वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ। कभी भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पढ़ी है, आज तक ये बताओ कि हमेशा यही पढ़ा ना कि व्हाट वर द काजेस ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द वॉर। तो आई एम जस्ट फोकसिंग फर्स्टली ऑन काजेस कि कौन कौन से इवेंट्स उनको वॉर तक लेकर आए। मैं हूँ बिलाल बादशाह और मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाना है कि कोई तुम्हारे माइंड में एम्बिग्यूटीज ना रहे। अभी हम सिर्फ वाई पढ़ रहे हैं कि जंग क्यों हुई और उसमें सिर्फ एक रीजन पढ़ रहे हैं, मर्केंटालिज्म। और उसके ऊपर मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि कभी आपका 20 नंबर का सवाल इसी के अराउंड आ सकता है। तो इसलिए मैं तुम्हें एक्ट्स जो हैं वो डिटेल में पढ़ाना चाह रहा हूँ कि नेस डैम डबल एस यू तो कि मुझे वो भूले ना। कहाँ से मिलेगा तुम्हें ऐसा उस्ताद यार जो इतनी पेन लेता हो। ये अब हम पता नहीं मेरा वो सपा किधर चला गया। नहीं यार आप बच्चों की तरह हो, आप बड़े प्यारे हो, वो पता नहीं सपा किधर चला गया है। चलो हम नया बना लेते हैं, हम नया बना लेते हैं, नया बना लेते हैं हम। अच्छा अब मेरी बात सुनो। अब हम पढ़ने लगे हैं कि ड्यूटी एक्ट 1773। ये ड्यूटी एक्ट बड़ा सिंपल है। इसमें उन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने एक न्यू फोर्स इंट्रोड्यूस करवाई। इंपीरियल कस्टम कलेक्टर्स उनके पहले भी थे, मजीद इसको इन्फोर्स कर दिया। सॉरी 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 1673, 1673 इंपीरियल कस्टम कलेक्टर्स। ठीक है मेरी पुत्री। और इसको मजीद इम्पावर बहुत ज्यादा कर दिया, इसको बहुत ज्यादा इसको फोर्स दे दी कि जो भी इधर कॉलोनीज की हमारे साथ ट्रेड हो रही है, अगर वो किसी और शिप में आ रही है उस शिप को पकड़ लो। अगर किसी चीज के ऊपर स्टैंप एक्ट की ड्यूटी नहीं लगेगी तो उसको पकड़ लो। और अब मेरी बात सुनो, 1696 इन्फोर्समेंट एक्ट, ये बड़ा मजेदार एक्ट है, इसको समझना तुम लोग। पता क्या, कॉलोनीज किसकी थी, यूके की। अब कॉलोनीज के अंदर जो भी होगा वो भी यूके को बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि कॉलोनीज वालों के जो शिप होंगे थोड़े बहुत किसी के पास कॉलोनियल शिप, वो भी किसके शिप होंगे, यूके के शिप होंगे। अब ये पता क्या गेम खेलते थे, गेम ये खेलते थे कि कॉलोनीज वाले किसी और का शिप ले लेते थे, फ्रांस का या स्पेन का शिप लेके उसके ऊपर जस्ट फ्लैग जो है वो चेंज कर देते थे और ट्रेड कर लेते थे। क्योंकि पहले जो सिर्फ शिप की आइडेंटिफिकेशन होती थी वो होती थी कि उस शिप के ऊपर फ्लैग किस कंट्री का है, तो फ्लैग ये इसके ऊपर यूके के लगा देते थे और ट्रेड कर लेते थे। जो भी रास्ते में होता था कहते थे भाई हम तो आपके अपने शिप हैं। यूके को ये बात भी पसंद नहीं आई। उसने एक्ट पास किया, इन्फोर्समेंट एक्ट। और इसमें ये जो पहले एक्ट थे उनको मजीद इन्फोर्स किया और ये कहा कि आज के बाद अगर किसी कॉलोनियल शिप ने ट्रेड करनी है तो पहले वो यूके की पोर्ट पे आके रजिस्टर होगा ताकि हमें पता हो कि ये कॉलोनियल शिप है। उसके बाद वहां से उसको परमिट मिलेगा, फिर वो ट्रेड कर सकेगा, अदरवाइज वो ट्रेड नहीं कर सकेगा। उसके बाद 1733 दिस इज मोलासेस एक्ट। ये भी बड़ा मजेदार एक्ट है, ठीक है।
it's 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 1 L और डबल SES, मोलासेस एक्ट। अच्छा, मोलासेस किससे रिलेटेड होती हैं? मोलासेस किससे रिलेटेड होती हैं? शुगर केन होता है ना, शुगर केन जब गन्ने को मार वो ले जाते हैं शुगर केन में, मिल में, तो शुगर केन की क्रशिंग होती है और उस क्रशिंग से जो है यहाँ पे बनता है मोलासेस, और वो जो मोलासेस है वो बाद में बन जाता है शुगर। ऐसे ही है। अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, और वो बात ये है कि कॉलोनियल वर्ल्ड ने कॉलोनियल वर्ल्ड ने जहां जहां पे कॉलोनीज बनाई, वहां पे जिस जगह कॉलोनीज बनाई उस पार्ट को सबसे ज्यादा नुकसान क्या हुआ? व्हाट वुड बी योर आंसर? बस सोचो ना। शाहिद इमरान, 10 तोले सोना आपका हुआ। जबरदस्त बच्चे, वेरी गुड। आपका जवाब सबसे अच्छा है। देखो मेरी बात सुनो, कॉलोनियल, इसकी पहले थ्योरी समझाता हूँ, थ्योरी को समझो फिर तुम्हें कंसेप्ट समझ आएगा। ये मदरलैंड है और ये कॉलोनी है। मदरलैंड कॉलोनी से मंगवाती थी क्या? रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती थी फिनिश प्रोडक्ट में, और ये इनको दे देती थी। और साथ में जो टूल इस्तेमाल किया वो ये किया कि उन्होंने कॉलोनीज के अंदर कभी भी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं होने दिया। उनको हमेशा इंडस्ट्रियल बैकवर्ड रखा। वजह क्या है? वजह ये है कि भाई अगर इंडस्ट्री इधर डेवलप हो जाएगी तो फिर हमारे फिनिश प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। सर हसन गोंदल ने आपको, उम्मीद है कि नॉर्थ साउथ डिबेट में ये बात पढ़ाई होगी। आप आज ही देख सकते हो कि जिस जिस पार्ट दुनिया का जो कभी कॉलोनाइज्ड रहा, वहां की इंडस्ट्री आज भी आपको स्ट्रगलिंग मिलती है। मतलब वो अभी भी एवोल्यूशन फेज में है, अभी भी डेवलप्ड इंडस्ट्री नहीं है। उसकी जो एक वजह है वो ये है कि कभी भी कॉलोनियल पावर ने कॉलोनीज के अंदर इंडस्ट्री को प्रोग्रेस ही नहीं करने दिया। यही वजह थी कि 27% हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर शेयर था 60s 100 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ के गई थी तो हमारे पास जो शेयर था वो 3% था, और ये 3% ही सारा का सारा रॉ मटेरियल था। एक भी इंडस्ट्रियल फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं था। बात समझ आई है? अच्छा, अब सीन क्या था कि यहाँ पे यहाँ पे ये इधर है, यूएसए की कॉलोनीज थी, ब्रिटेन की। यहाँ पे कॉलोनीज थी फ्रांस की, जिनको कहते हैं फ्रेंच इंडिया। और यहाँ पे
जो शुगर केन की प्रोडक्शन होती थी वो बड़ी अच्छी होती थी। चलो आज तुम्हें मैं एक और पीपीएससी का मजेदार क्वेश्चन बताता हूँ। शुगर केन की जो प्रोडक्शन है ना, शुगर केन की प्रोडक्शन, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, मैंने एग्रीकल्चर पढ़ी है, तो शुगर केन की अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट होती है कि एनवायरनमेंट कैसा हो, वो ये है कि हवा के अंदर नमी बहुत ज्यादा हो, मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो। इसलिए ये जो पट्टी है ना, ये वाली, इधर अटलांटिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है, तो इस पट्टी में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये जो है, दिस दिस लैंड इज फिट फॉर शुगर केन प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे कंट्री है क्यूबा, ठीक है, और क्यूबा को पता क्या कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा शुगर की प्रोडक्शन होती है। तो अक्सर लोग आती है, पीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि वो विच कंट्री इज नोन एज शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका में जो क्यूबा है, दिस कंट्री इज कॉल्ड शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, यहाँ से मोलेसिस मंगवाते थे, मोलेसिस मंगवाते थे फ्रेंच इंडिया से। उस मोलेसिस को या कन्वर्ट कर लेते थे रम में, या कन्वर्ट करने लग गई थोड़ी बहुत शुगर में, और इनकी थोड़ी सी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, थोड़ी सी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, लेकिन यूके को ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी पसंद नहीं आई। उसने 1733 में एक्ट पास किया, मोलेसिस एक्ट, मोलेसिस एक्ट, और कहा कि आज के बाद तुम फ्रेंच इंडिया से मोलेसिस नहीं मंगवाओगे। बल्कि चीनी किधर से लेकर आनी है? चीनी हमसे मंगवानी है, और बदले में उस चीनी के ऊपर टैक्स भी जो है वो डबल कर दिया बाद में। कब डबल किया? 1764 में यहाँ पे एक एक्ट पास किया, उसको कहते हैं शुगर एक्ट। उस शुगर एक्ट में जो शुगर को इंपोर्ट करने का टैक्स था वो भी डबल कर दिया। अब एक चीज वो खुद बना रहे थे, अब वो चीज क्या हो रही है, इंपोर्ट करनी पड़ रही है, और इंपोर्ट भी किस प्राइस पे? डबल टैक्स पे। तो इस पे डबल ट्रिपल टेट्रा पेंटा लॉस किसका हुआ? और फायदा किसका हुआ? तो जब आपकी ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी हो कि आपको फायदा हो, दूसरा जाए बाहर में, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, आज रात को भी तुम्हारे ख्वाब में मर्केंटाइलिज्म आएगा, परेशान नहीं होना। तो अभी तक हमने क्या किया है? ये हमने किया है नेस, ये हमने किया है डेम, और साथ में हमने ये एस कर लिया है। बाकी हमारा रह गया क्वारंटीन, सॉरी कोरोना, क्वारंटीन और सलमा, ठीक है। तो ये सी बड़ा आसान सा है, ये उसी साल पास हुआ जिस साल शुगर एक्ट पास हुआ, 1764। दिस इज कॉल्ड करेंसी एक्ट। और इस करेंसी एक्ट में ये था कि नहीं नहीं, मोलेसिस एक्ट था कि मोलेसिस इंपोर्ट नहीं करनी, मोलेसिस इंपोर्ट नहीं करनी, ताकि अपनी शुगर ना बना सकें। पहले वो अपनी शुगर बनाने लग गए थे ना, मोलेसिस इंपोर्ट नहीं करनी ताकि अपनी शुगर और रम ना बना सकें। दिस एक्ट इज कॉल्ड मोलेसिस एक्ट, दिस एक्ट इज कॉल्ड मोलेसिस एक्ट, कि अपनी कि शुगर मोलेसिस इंपोर्ट नहीं करेंगे। जब मोलेसिस इंपोर्ट नहीं करेंगे तो शुगर नहीं बनाएंगे। शुगर एक्ट ये है कि मोलेसिस को, जब शुगर को इधर लेते थे ना, शुगर को मदरलैंड से लेते थे, शाबाश वेरी गुड, तो शुगर के ऊपर उन्होंने टैक्स ज्यादा कर दिया। जी जी, बल्कि उसके ऊपर टैक्स इंपोर्ट पहले भी करते थे, टैक्स मजीद बढ़ा दिया। ये उसकी हम एक सब्सिक्वेंट रीजन थी कि टैक्स क्यों बढ़ाया, ये हम बाद में देखते भी हैं, ये हम बाद में देखते भी हैं। क्लियर?
करेंसी एक्ट ये था कि जो जो यहाँ पे है, यार होले बताऊंगा ना, अभी इतनी क्या जल्दी है, बस ब्रेक पे पाउंड रखो। ब्रिटेन यूज करता पाउंड, और इन्होंने पाउंड के बदले में यहाँ पे अपनी कॉलोनियल करेंसी थोड़ी सी बनाई। ये वैसे आपस में कॉलोनीज का इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन ने इनको भी डिवाइड एंड रूल पे ही रखा हमेशा। लेकिन जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन डेवलप हुआ, तो उन्होंने अपनी कॉलोनियल करेंसी डेवलप की। किसकी किसके मुकाबले में? यहाँ पे ब्रिटेन पाउंड के मुकाबले में। तो ब्रिटेन से इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने एक्ट पास किया, करेंसी एक्ट, कि आज के बाद सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंसी यूज होगी? हमारी करेंसी यूज होगी, और तुम्हारी कॉलोनियल करेंसी यूज नहीं होगी। बाकी क्या रह गया? क्यू और एस। इसके लिए थोड़ा सा आपने वेट करना है, मैं एक और इवेंट बताता हूँ, उस इवेंट के बाद हम इसको सही कंटेक्स्ट में लेकर आते हैं। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, कॉल दो। अच्छा, देखो देखो इधर, अ, एक वॉर हुई। दिस वॉर इज नोन एज 7 year वॉर। दिस वॉर इज नोन एज 7 year वॉर, और ये जंग चली 1756 से लेके 1763 तक। ठीक है? यार मुझे मोलेसेस से ना एक शेर याद आया है। मोलेसेस को क्या कहते हैं पंजाबी में? रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। जो उसका जूस निकलता है ना, उसको रो कहते हैं, रो। शीरा रो, रो कहते हैं। ठीक है? तो मुझे पंजाबी कितने हैं पंजाबी? ठीक है, पंजाबी आती है ना समझ? तो मैं आज मैं एक शेर समझाता हूँ, तो मैं एक शेर सुनाता नहीं हूँ, समझाता हूँ। तो मैं वो शेर समझ आ गया ना, तो यकीन करो कि तुम्हारा सीए से ज्यादा आसान हो जाएगा। मियां मोहम्मद बख्श हैं, जिन्होंने सैफुल मलूक लिखी, उनका एक शेर है कि फंस गई जान। जो है ना, वो फंस गई है। कैसे फंसी है? शिकंजे अंदर। मतलब जान शिकंजे के अंदर फंस गई है। सॉरी, फंस गई जान। कहाँ फंसी है? कहाँ फंसी है? शिकंजे के अंदर फंसी है। कैसे फंसी है? जिमें वेलने विच गन्ना। मतलब कहते हैं कि जान जो है ना, वो फंस गई है। कहाँ फंसी है? शिकंजे के अंदर। और शिकंजा भी कैसा है? जैसे बेलने के अंदर गन्ना होता है। अब बेलने के अंदर कभी गन्ना फंसा देखा है? क्या वो गन्ना वापस निकल सकता है? फंसा हुआ गन्ना वापस निकल सकता है? नहीं निकल सकता। उस गन्ने का क्या निकलना है? जूस निकलना है। उस जूस को कहते हैं रो। रो। और उसके अलावा उस गन्ने की कोई फेट है ही नहीं। उस गन्ने की उसके अलावा कोई और किस्मत है ही नहीं। उस रो की अलावा कोई और किस्मत है ही नहीं। ऐसे ही है। कहते हैं कि जान जो है वो फंस गई है। कहाँ पे फंसी है? शिकंजे के अंदर। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रो निकलनी है, और उसके अलावा उस गन्ने की कोई और फेट है ही नहीं। अब मियां बख्श उस रो को मुखातिब करते हैं, उस रो को मुखातिब करते हैं, और रो को कहते हैं कि रोनू को, मतलब रो को कहो कि हुन
रे मोहम्मद कि अब गन्ने के अंदर रह के दिखाए। और अगला सेंटेंस है कि जे हुन रे ते मन्ना कि अब अगर तुमने रह कर दिखाया गन्ने के अंदर तो फिर तुम्हें दुनिया मानेगी। मैं रिपीट करता हूँ, कहते हैं कि जान जब फंस गई है, कहाँ फंसी है? शिकंजे के अंदर। कैसे फंसी है? जैसे बेलने में गन्ना फंसता है। उस गन्ने की सिर्फ एक ही किस्मत है कि उसमें रो निकलनी है। वो रो को कहते हैं कि रो, अब अगर तुम गन्ने के अंदर रह कर दिखाओ ना तो फिर मैं तुम्हें मानूंगी कि तुम कुछ हो, तुम्हारे पल्ले कुछ है। तो मेरे पुत्रों, सीएसएस के चक्कर में फंस गए हो। अब अगर सीएसपी बन के दिखाओगे तो तुम्हें दुनिया मानेगी, वरना कहेंगे हमें माँ भी उधर पैसा जाया कर रहे सी, बर्बाद कर रहे सी। ठीक है, चलो आगे आओ। फ्रेश हो गए ना? आज ब्रेक नहीं मिलनी। अच्छा आगे आओ। अच्छा, आगे हम बात कर रहे थे 7 ईयर वॉर की। 7 ईयर वॉर की 7 ईयर वॉर को हम कहते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। 7 ईयर वॉर को हम एंग्लो फ्रेंच राइवलरी भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता है ना कुत्ते और बिल्ली की हमेशा लड़ाई क्यों होती है भला? कुत्ते बिल्ली की हमेशा लड़ाई क्यों होती है? क्यों? क्योंकि फूड सोर्स जो है ना वो सेम होता है। फूड सोर्स सेम होता है। जब फूड सोर्स सेम होता है तो दोनों के दरमियान उस एक सोर्स के लिए कंपटीशन होता है। जब फूड सोर्स सेम है तो उस फूड सोर्स के लिए उनके दरमियान कंपटीशन होगा। और जब भी आपका कंपटीशन होगा, आपकी हमेशा क्या होगी? वॉर होगी। यहाँ पे जो इंग्लैंड है और फ्रांस है, दे वर कंपीटिंग फॉर मोर एंड मोर कॉलोनीज। दे वर कंपीटिंग फॉर मोर एंड मोर कॉलोनीज। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये इनकी वॉर अफ्रीका में भी चल रही थी कॉलोनीज के लिए, ये वॉर एशिया में भी चल रही थी, और चलते चलते ये वॉर अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर भी आई। मतलब उनका किसी, यहाँ पे एक टेरिटरी है जो आजकल कहते हैं उसको ओहायो, उस ओहायो टेरिटरी पे झगड़ा हुआ। और वो वॉर जो तकरीबन सारे कॉन्टिनेंट्स में चल रही थी, वो वॉर यहाँ पे भी आई। उसको कहते हैं 7 ईयर वॉर। अब ब्रिटेन जो है अफ्रीका में भी लड़ रहा है, एशिया में भी लड़ रहा है, अब अमेरिका में भी उसको लड़ना था। जी जी, वो आयो। अब ये वॉर उन्होंने यहाँ पे भी लड़नी थी। यहाँ पे ब्रिटेन ने एक बड़ी टेक्निकल गेम खेली। ब्रिटेन ने एक बड़ी टेक्निकल गेम खेली। ब्रिटेन ने कॉलोनिस्ट को कहा कि मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास दो चीजें हैं। एक है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। आपको पता है ना पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का, कि ये जो 13 कॉलोनीज थी ना, इनके अंदर जो लोकल गवर्नमेंट थी वो ये खुद चलाते थे। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी ना वो इंडियंस खुद चलाते थे, सॉरी अमेरिकन खुद चलाते थे, ये जो कॉलोनिस्ट थे। ब्रिटेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या भेजता था? अपना गवर्नर भेजता था। और लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स भी थे। लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स भी थे। ये जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और प्रॉपर्टी राइट्स के मजे हैं, ये सिर्फ यूके ने दिए थे, फ्रांस वगैरह ने नहीं दिए थे। अब जब जंग हुई तो इन्होंने कॉलोनीज को कहा, ब्रिटेन ने, कि अगर फ्रांस ने तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लिया तो वो तुम्हें कैसे चलाएगा?
जिस तरह वो अपने बाकी एरिया को चलाता है। और ये जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के मजे हैं और ये जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये छिन जाएंगे तुमसे। इसलिए कहा कि जंग जो है वो तुम लड़ो, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। जंग तुम लड़ो, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि ये जो एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई, जिसको हम 7 ईयर वॉर कहते हैं, उसमें फ्रांस की तरफ से तो फ्रेंच आर्मीज लड़ी, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से कौन लड़ रहा है? कॉलोनिस्ट। जो सही वर्ड है वो है कॉलोनिस्ट। कॉलोनिस्ट ने खैर जंग लड़ी, यूके ने इनको सपोर्ट किया। 1763 में एक ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, और उस ट्रीटी ऑफ पेरिस में फ्रांस ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। फ्रांस ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, और यहाँ पे ये तो थी कॉलोनीज, ये इधर तो थी कॉलोनीज, मतलब यूके, इधर स्पेन, और इधर जो फ्रांस था, यहाँ पे भी किसका कंट्रोल आ गया? यूके का कंट्रोल आ गया। अब ना एक बात समझो। अब आज ना मैं तुम्हें वॉर का एनालिसिस करना सिखाता हूँ कि वॉर का एनालिसिस कैसे होता है। जंग के बाद क्या हुआ? जंग के बाद हुआ ये कि यूके ने कॉलोनिस्ट वालों को कहा कि जंग के ऊपर हमारे बहुत सारे पैसे लग गए हैं, और हमने जंग लड़ी है तुम्हें फ्रांस से प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए वॉर डेट जो है वो कॉलोनीज देंगी। कॉलोनी वाले बड़े सियाने थे, उन्होंने कहा ना काका ना, हमने नहीं देने ये पैसे। उन्होंने कहा जंग के बाद पॉलिटिकल क्लाउड किसका स्टैब्लिश हुआ है? पॉलिटिकल क्लाउड किसका स्टैब्लिश हुआ है? यूके का। तो जंग का तो फायदा यूके को हुआ, हमने ये पैसे नहीं देने। और एक बात इंपॉर्टेंट, इट इज द फर्स्ट टाइम इन अमेरिकन हिस्ट्री colonists and UK are coming in competition. Colonies and UK are coming in competition. पहली दफा ये उनको आंखें दिखा रहे हैं। ये बात समझ आई बच्चे? अब ये आंखें क्यों दिखा रहे हैं? अब ये आंखें क्यों दिखा रहे हैं? जंग के बाद उन्होंने कहा कि ये यूके ने कहा कि ये पैसे कॉलोनीज वाले देंगे, कॉलोनीज वालों ने कहा कि नहीं यूके देगा। तो केम आई बॉल टू आई बॉल विद ईच अदर। तो यार जंग के पैसे, जो जंग के ऊपर इतना खर्चा हुआ था, जो जंग के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट हुई थी, उसके बाद दूसरी वजह ये थी कि इनको हमेशा डर रहता था फ्रांस का। इनको हमेशा डर रहता था फ्रांस का, मतलब पाकिस्तान है ना, इधर से इंडिया का डर है, इधर से अफगानिस्तान का डर है, दोनों साइड से डर है। इनको फ्रांस का डर रहता था, इसलिए वो यूके से पंगे नहीं लेते थे। उनको लगता था कि यूके तो हमारे ऊपर अम्ब्रेला है, अगर हमने यूके के साथ को पंगा क्रिएट किया तो फ्रांस तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेगा। अब जो है फियर ऑफ फ्रांस क्या हो गया? खत्म हो गया। अब सोचो ना, ये बात सोचो ना कि पहले इतने टैक्स लग रहे हैं, कोई चूं से चरा नहीं हो रही, अब इतनी एनर्जी कहां से आ रही है? दीज आर द रीजंस। तीसरी बात कि कि यहाँ पे यहाँ पे जंग किसने लड़ी थी? वॉर किसने लड़ी थी? कॉलोनीज ने।
और कॉलोनीज ने वॉर कैसे लड़ी होगी? आपस में इकट्ठे होके। आपस में इकट्ठे होके लड़ी ना वॉर। तो फर्स्ट टाइम उनके दरमियान एक इंटरकनेक्टेडनेस डेवलप हुई। एक इंटरकनेक्टेडनेस उनके दरमियान डेवलप हुई। उनको लगा कि भाईजान कि ये अगर हम इकट्ठे होके फ्रांस को फारिग करवा सकते हैं तो हम इकट्ठे होके यूके को भी फारिग करवा सकते हैं। समझ आई बात? उसके बाद इन्होंने पहली दफा वॉर आर्ट सीखा, जंग लड़ने की टेक्निक सीखी, और उसके बाद इन्होंने टेस्ट ऑफ विक्ट्री की। जब इन्होंने यूके को आंखें दिखाना शुरू की, यूके ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। उन्होंने 1763 जिस साल ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, उसी साल ही एक्ट पास किया, एक क्राउन का ऑर्डर आया, उसको कहते हैं क्राउन प्रोक्लेमेशन। और क्राउन ने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम वेस्टवर्ड मूव नहीं करोगे अपनी कॉलोनी से वेस्टवर्ड मूव नहीं करोगे। अच्छा, अब क्राउन के सामने ना नहीं बोला जाता, क्राउन के सामने चुप कर जाते हैं। इन्होंने किसी तरह इसको चुप करके बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जैसे ही अगला एक्ट लगा 1765 का, जिसको हम कहते हैं स्टैम्प एक्ट, इन्होंने वो बर्दाश्त नहीं किया। अब ये पहली दफा है कि उन्होंने किसी पार्लियामेंट के एक्ट के अगेंस्ट जबरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट किया और कहा कि ये जो स्टैम्प्स हैं ये हमारे लिए डेथ स्टैम्प्स हैं। तो मेरी जान, मैं पढ़ा रहा हूं ना, मजा आ रहा है ना, स्टोरी समझ आ रही है ना। हिस्ट्री कहते हैं बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। मैं हर चीज तुम्हें उसकी सही पोजीशन पे आके बताऊंगा, परेशान नहीं। मैंने कहा कि ये डेथ स्टैम्प्स हैं, ये डेथ स्टैम्प्स हैं, और हमने इन स्टैम्प्स को नहीं मानना। उन्होंने इसके अगेंस्ट जबरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट किया और एक नारा लगाया। उस नारे को कहते हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और साथ ही यहाँ पे एक बंदा था, सैमुअल एडम, और सैमुअल एडम ने यहाँ पे अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसको कहते हैं सन्स ऑफ लिबर्टी। सन्स ऑफ लिबर्टी। अब वो पता क्या मांगते थे? अभी आजादी नहीं मांग रहे, बी वेरी माइंडफुल, के अभी आजादी नहीं मांग रहे, अभी पता क्या मांग रहे हैं? अभी मांग रहे हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशन दो। हमें क्या दो? रिप्रेजेंटेशन दो। कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दें? हमें रिप्रेजेंटेशन दें यूके की पार्लियामेंट के अंदर। तो मैं आज एक मजे की बात बताऊं, अगर अगर यूएस हिस्ट्री को और पाक अफेयर को मिला के पढ़ाया जाए ना, तो बड़ा ही मजा है। मतलब अब लाहौर, नोवा लाहौर में मैं ही पढ़ाता हूँ इधर पाक अफेयर भी। तो तुम्हें बस मैं एक लिंक बता रहा हूँ, तुम्हें वो लिंक याद करना है, तुमने खुद से ही पढ़ना है। तुमने ये पढ़ना है कि 1857 में
जब हमारी आज़ादी की जंग हुई, उसमें सर सैयद अहमद खान ने एक रिसाला लिखा था, काज़ेज़ ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, और इस जिसको हम उर्दू में कहते हैं रिसाला इसबाब बगावत हिंद। उसके अंदर सबसे मेजर पॉइंट देखना कि वो क्या था, वो रिप्रेजेंटेशन था। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि हमें क्या दो, रिप्रेजेंटेशन दो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन दो हमें। अब यूके की मजबूरी भी समझो, मजबूरी यूके की भी समझो कि अगर यूके इनको रिप्रेजेंटेशन दे देगा अपने पार्लियामेंट में, तो जब पार्लियामेंट में लॉज पास हो रहे होंगे ये नेस्ट डैम वाले इस तरह के, तो क्या क्या ये जो वहां पे लोग बैठे होंगे कॉलेज के, ये पास होने देंगे ये लॉज? कभी भी नहीं होने देंगे। इसलिए यूके बेचारा मजबूर था। अच्छा, यहाँ पे ना अब क्या हुआ कि यहाँ पे इनके प्रोटेस्ट इतने स्ट्रांग हुए कि पहली दफा वहां पे इंपीरियल आर्मी को बुलाना पड़ा प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका फेंटा लगाने के लिए पहली दफा इंपीरियल आर्मी को बुलाना पड़ा। अब मुझे ये बताओ कि उससे आर्मी के रहने के लिए क्या चाहिए होते हैं? कैंटोनमेंट चाहिए होते हैं। ऐसे ही है, आर्मी के रहने के लिए कैंटोनमेंट चाहिए थे, और वहां पे कभी पहले आर्मी आई नहीं थी। आर्मी यहाँ पे पहली दफा आई थी। आर्मी यहाँ पे पहली दफा आई थी। आर्मी यहाँ पे पहली दफा आई थी। कैंटोनमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये रॉयल आर्मी यहाँ पर आई, जब ये रॉयल आर्मी यहाँ पर आई, ये जिसने कहा है ना एमएलसी जी, मैं तुम्हें एक बार बता दूं, ये हूं मैं ट्रेनिंग में ना, और ये पीछे तुम्हें मेरा रूम नजर आ रहा है, एसी लगा हुआ है और ये एलसीडी लगी हुई है और ये दो बेड हैं, और ये जबरदस्त एक गेट है, उसकी ये खुलता है तो पीछे एक गेट है इसके साथ अटैच, बल्कि मैं दिखाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। ये गेट है, ये दरवाजा है, तो सर वो आगे दरवाजा है, ये कपबोर्ड है, और ये सामने वॉशरूम है। ये जस्ट इन केस ना ट्रेनिंग में है, ठीक है। जितने शशके एमएलसीजी के हैं ना, इतने शशके पीटीएस के भी नहीं है। तो ये जब रखने लगो ना ये अपने ऑप्शनल्स, तो ये थोड़ा सा ख्याल करना। अच्छा, हम कहाँ पे थे? एमएलसीजी पता नहीं कहाँ से आ गई दरमियान। अच्छा, हम यहाँ पे थे। अच्छा, यहाँ पे देखो कि कैंटोनमेंट पहले वहां पे थे नहीं, कैंटोनमेंट वहां पे थे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंपीरियल आर्मी को उन्होंने, इंपीरियल आर्मी आ क्यों रही है? प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, लोगों को फेंटा लगाने के लिए। तो उन्होंने सोने पे सुहागा एक्ट पास कर दिया 1765 में, जिसको कहते हैं क्वार्टरिंग एक्ट। अब कुछ क्वार्टरिंग एक्ट में ये था कि ये जो आर्मी आ रही है, ये जो सुबह लोगों को फेंटा लगाएगी, शाम को यही आर्मी लोगों के घरों में रहेगी, और लोग उसको जो है खाना भी प्रोवाइड करेंगे। ये एक बड़ी फनी सिचुएशन होगी कॉलेज वालों के लिए कि यार यही लोग हमारे सुबह फैंटी लगाएंगे और यही लोग शाम को हमारे घरों में रहेंगे, ठीक है। दे वर सो फ्रस्ट्रेटेड, द पीपल वर सो फ्रस्ट्रेटेड, राइट। अच्छा, अब क्या हुआ, उन्होंने अपने प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ा दिए, उन्होंने अपने प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ा दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1766 में एक एक्ट पास हुआ जिसको कहते हैं देखे ना, जैसे वो स्कीम से आउट हुआ है ना तो फिर रट्टा लगाना पड़ता है। अब ये यहाँ पे एक्ट पास हुआ, होल्ड ऑन लेट मी सी दिस।
हाँ, यहाँ पे एक्ट पास हुआ डेक्लरेटरी एक्ट इन 1766। यहाँ पे एक्ट पास हुआ डेक्लरेटरी एक्ट। अब इस डेक्लरेटरी एक्ट में क्या था? इस डेक्लरेटरी एक्ट में ये था कि जितने भी टैक्सेस हैं वो हो जाएंगे खत्म, खत्म कर देते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं। लेकिन हमारे पार्लियामेंट के पास एक राइट रहेगा, हमारे पार्लियामेंट के पास एक राइट रहेगा कि वो जब चाहें तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। टैक्स कोई नहीं है, लेकिन क्या कहा कि हमारे पार्लियामेंट के पास एक राइट रहेगा कि हम जब चाहें तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है? नहीं मुना, मुना बच्चे, इट्स 1766 नॉट 67, इट्स 66। अच्छा, नहीं नहीं कभी रिप्रेजेंट नहीं किया। अब मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पे एक एनालॉजी बताना चाह रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ कि टैक्स खत्म हो गया, क्या अब प्रोटेस्ट खत्म होंगे कि नहीं होंगे? टैक्स खत्म हो गया, प्रोटेस्ट खत्म होंगे कि नहीं होंगे? शाबाश, वेरी गुड, नहीं खत्म होंगे। क्यों नहीं खत्म होंगे? शाबाश शाबाश, क्योंकि बल्कि प्रोटेस्ट और भी ज्यादा इंक्रीज हो गए। उन्होंने कहा भाई हमने तो आपसे ये कहा ही नहीं कि टैक्स खत्म करें, हमने तो आपसे रिप्रेजेंटेशन मांगी है। ब्रिटेन ने ये गुडविल में ये पास किया था, गुडविल में ये पास किया था, ये तो गुडविल में पास किया था। अब जब इन्होंने अपने टैक्स ज्यादा कर दिए, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। उन्होंने इनके ऊपर सही पे टैक्स लगाए 1767 में, जिनको कहते हैं टाउनशेंड एक्ट। मुना ये पास हुआ था 1607 में, टाउनशेंड एक्ट। इसके अंदर उन्होंने सारे टैक्स दोबारा रिवाइज किए। और बल्कि यहाँ पे ना जब ये क्वार्टरिंग एक्ट पास हुआ था ना, क्वार्टरिंग एक्ट पास हुआ था ना, तो 12 कॉलोनीज ने इनकी बात मानी थी और एक कॉलोनी ने इनकी बात नहीं मानी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी जो कॉलोनी है ना, उसके अंदर कोई भी फौजी स्टे नहीं करेगा। और वो कॉलोनी थी न्यूयॉर्क। तो उन्होंने न्यूयॉर्क को सजा देने के लिए जो न्यूयॉर्क की लोकल लेजिस्लेचर थी ना, उसको भी खत्म कर दिया और डायरेक्ट कंट्रोल किसका दे दिया? गवर्नर का दे दिया। अब एक छोटी सी एनालॉजी है कि जब टैक्स नहीं थे, सिर्फ एक राइट था, जब टैक्स नहीं थे सिर्फ एक राइट था, वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो क्या ये टैक्स बर्दाश्त होंगे? कभी भी नहीं। अब प्रोटेस्ट क्या हो जाएंगे? प्रोटेस्ट ज्यादा हो जाएंगे और अब प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग करना पड़ेगी। तो यहाँ पे 1770 में फायरिंग हुई बोस्टन में। यहाँ पे इस शहर में काफी सारे लोग उनके मारे गए और यहाँ पे एक मैसेकर हुआ जिसको कहते हैं बोस्टन मैसेकर। टाउनशेंड एक्ट में टैक्स सारे रिवाइज हुए। लीना बच्चे, टैक्स सारे रिवाइज हो गए। तो मेरा बेटा, मैंने तुम्हें ये बताया है कि जब क्वार्टरिंग एक्ट पास हुआ था ना, तो क्वार्टरिंग एक्ट में क्या था कि लोग कहाँ पे रहेंगे? लीना बच्चे, लोग कहाँ पे रहेंगे? लोगों के घरों में। तो 12 स्टेट कॉलोनीज ने ये बात मानी थी, एक कॉलोनी ने ये बात नहीं मानी थी। मतलब न्यूयॉर्क में लोगों ने घरों में रहने से मना कर दिया था कि लोग हमारे घरों में नहीं रहेंगे। तो फिर न्यूयॉर्क को सजा देने के लिए जो लोकल लेजिस्लेचर थी ना, जिसने बताया ना कि हर कॉलोनी की एक अपनी लोकल लेजिस्लेचर भी थी। मतलब मैं तुम्हें आज की कंटेक्स्ट में समझाता हूँ कि जिस तरह हर आजकल उनकी स्टेट्स है ना, तो हर स्टेट का उनका प्रॉपर अपना आज कॉन्स्टिट्यूशन भी है और हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट भी है और हर स्टेट का अपना एक सिस्टम है। तो जो लोकल लेजिस्लेचर का लोकल सिस्टम था ना उस टाइम,
लोकल लेजिस्लेचर, और जो उनकी टाउन हॉल्स में मीटिंग होती थी, ठीक है, वो टाउन हॉल्स में मीटिंग्स और लोकल लेजिस्लेचर उन्होंने न्यूयॉर्क की खत्म कर दी और डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया किसको? गवर्नर को। समझ आई मेरा बच्चा ये बात? अलीना ठीक है मेरी पुत्री? चलो चलो ठीक हो गया। बॉस्टन मैसेकर ये था कि मैसाचुसेट्स है ना, मैसाचुसेट्स उनकी एक स्टेट है, उसका जो कैपिटल है, जैसे लाहौर, लाहौर किसका कैपिटल है? पंजाब का। इस तरह मैसाचुसेट्स कैपिटल है बॉस्टन। बॉस्टन कैपिटल है मैसाचुसेट्स का। मैसाचुसेट्स स्टेट है, बॉस्टन उसका कैपिटल है। अच्छा, बॉस्टन में यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था और यहाँ पे फायरिंग हुई और उस फायरिंग के नतीजे में एक मैसेकर हुआ। अब हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था ना, कितने लोग मारे गए थे? कितने लोग मारे गए थे? मोर देन 450। ओए नहीं ओए, मोर देन 450। यहाँ पे जो है इस मैसेकर में, इस कत्लेआम में सिर्फ 5 लोग मारे गए और इन्हें कहा ओए 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 कत्लेआम हो गया, जुल्म हो गया हमारे साथ, ये हो गया वो हो गया। तो 1770 में इन्होंने इस मैसेकर को बेस बना के इतना प्रोटेस्ट किया, इतना प्रोटेस्ट किया कि ब्रिटेन को सारे टैक्सेस जो हैं वो यहाँ पे एंड करना पड़े। तो 1770 में सारे टैक्स एंड हो गए और 1770 से लेके 1773 तक ये जो है एक रिलैक्स पीरियड रहा जिसमें कोई भी टैक्सेस नहीं थे। पुत्री अब यही बात देखो ना तुम लोग कि नेशन जो है ना, नेशन कौमें कैसे बनती हैं? कौमें ऐसे बनती हैं कि एक रेमन डेवस था ना, उस रेमन डेवस को बचाने के लिए पूरा यूनाइटेड स्टेट्स पीछे मूव कर रहा था। लोग अपने इंडिविजुअल्स को राइट्स देते हैं, कौमें ऐसे बनती हैं, ठीक है ना? 5 बंदे मरे और यूरोप और ब्रिटेन के अगेंस्ट इतना प्रोटेस्ट किया कि ब्रिटेन को ये बात मानना पड़ी और सारे टैक्स फॉर द टाइम बीइंग एंड करने पड़े। तो 1770 से लेके 1773 तक हालात ठीक रहे। 1773 में एक इवेंट हुआ। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊंगा, इसको भी तुम पाक अफेयर से लिंक कर सकते हो तो आपको सही समझ आएगी। आप जस्ट ये देखना आज जाके कि 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पास करना पड़ा था, तो आपको ये सारी कहानी समझ आ जाएगी। अच्छा, बेटा इंडिया में कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ना क्राइसिस फील करी थी, प्रेशर फील करी थी, इकोनॉमिक प्रेशर, दिवालिया होने के करीब हो गई थी ये कंपनी। अब ये कंपनी ब्रिटेन को बड़ी प्यारी थी, ब्रिटेन इस कंपनी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब जब प्रेशर ज्यादा होता है तो आप प्रेशर कम करने के लिए उस जगह पे जाते हैं ना जहाँ पे प्रेशर कम हो। तो इस टाइम जो ब्रिटेन की वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉलोनीज थी, लेकिन जो कॉलोनीज अमेरिका के अंदर थी तो वहां पे प्रेशर कम था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा कि 1773 में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि तुम लोग टी खरीदो एशिया से, इंडिया से टी खरीदो। कितने की टी खरीदो? टी खरीदो तुम 90,000 पाउंड्स की, और वो टी जो है ना तुम इधर लेके आ जाओ कॉलोनीज में। कौन सी कॉलोनीज में? कॉलोनीज ऑफ अमेरिका के अंदर, क्योंकि उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉलोनीज थी। और इधर जो है 1773 में एक एक्ट पास किया जिसको कहते हैं टी एक्ट। उस टी एक्ट में ये था कि लोगों को बाउंड किया कि आज के बाद तुम टी खरीदोगे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से
और टी के ऊपर जो टैक्स था वो बढ़ा दिया। अब एक चीज 2 रुपए की है, बेचनी कितने की है? 10 रुपए की है, और फिर बाउंड करना है कि खरीदनी भी यहाँ से है, तो इसने तो बूम करना है ना, इसमें तो आप जाना है ना। तो यहाँ पे सीन ये हुआ कि जब इनको इस बात का पता चला अमेरिकन को, उन्होंने कहा वो जो टी के ऊपर टैक्स देना है वो तो पता नहीं हमने देना कि नहीं देना, वो तो गया ना बाहर में, हमने ये टी ही यहाँ पर नहीं आने देनी। हुआ ये कि टी यहाँ पे आ गई, बोस्टन की पोर्ट पे, बोस्टन की पोर्ट पे टी आ गई, और टी जो है वो अनलोड हो रही थी। तो यहाँ पे सैमुअल एडम पहुंचा और उसके जो 7 लोग थे वो पहुंचे। उन्होंने कैमोफ्लेज किया कि हम जो है ना वो मजदूर हैं जो टी को अनलोड करेंगे, हम जो है टी अनलोडर हैं। और ये लोग गए शिप्स के अंदर गए, और 90,000 पाउंड की जो टी थी उसको इन्होंने अटलांटिक में फेंक दिया, समंदर में फेंक दिया। And this event of 1773 is called Boston Tea Party. यार पीटरसन, ये तो गलत बात है ना, इतनी स्टोरी बना के अभी भी रिपीट करना है तो फिर तो यार क्या इसमें रिपीट करना है। चलो मैं रिपीट करता हूँ। बाकी यार ये ना जो है ना, ये पीटरसन, अब ये तो गलत बात है ना, अब तुम पीटरसन हो तो इसी में रिपीट कर रहा हूँ कि यार तुमने ना मेरा ये एहसास करना है कि ये रमजान है ना, तो थोड़ा सा ना मेरा ख्याल करना है, ठीक है ना। बाकी ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी क्राइसिस फेस कर रही थी। इन्होंने कहा कि तुम टी खरीदो एशिया से और टी लेके आ जाओ कॉलोनीज में। इधर एक्ट पास किया, टी एक्ट, कि टी खरीदनी है तो ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदनी है, और उसके ऊपर टैक्स ज्यादा कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जब टी ये लोग लेकर आए बोस्टन में, बोस्टन पे वो टी अनलोड हो रही थी, तो वो जो तुम्हें पढ़ाया था सैमुअल एडम, सन्स ऑफ लिबर्टी वाला सैमुअल एडम के लोगों ने कैमोफ्लेज किया कि हम टी अनलोड करने वाले लोग हैं। वो लोग समंदर में गए और सारी टी इन्होंने समंदर में फेंक दी। एंड दिस इवेंट इज नोन एज बॉस्टन टी पार्टी। क्लियर? क्लियर? ओके जी। सैमुअल रिची पैटरसन, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब ये खैर ये है कि ये औकात से बहुत ही बड़ा काम है ना, तुम इस बात को अंदर एक बात माइंड में रखनी है कि ब्रिटेन की सिर्फ ये कॉलोनीज नहीं है, ब्रिटेन की ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉलोनीज हैं। नवीद, उस टाइम कोई और पोर्ट थी नहीं मेरे बेटा, उस टाइम कोई और पोर्ट थी नहीं, ट्रेडिंग पोर्ट। हम 1773 की बात कर रहे हैं, जब अर्ली फेज में अमेरिका है। अच्छा, चलो देखो, ये अब औकात से क्या है, औकात से बहुत ही बड़ा कदम है। और समझा क्या रहा हूँ कि सिर्फ ब्रिटेन की ये कॉलोनी नहीं है, ब्रिटेन की और भी कॉलोनीज हैं, ब्रिटेन ने वहां पे रूल करना है। तो जो है ये बड़ा गलत हो जाता अगर ब्रिटेन की हर बात मान लेता, तो फिर तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट शुरू हो जाता, हर कोई कहता कि हमें भी उनकी तरह आजाद करो। तो ब्रिटेन ने इसी साल एक्ट पास किए, उन एक्ट्स को कहते हैं इनटॉलरेबल एक्ट। इनटॉलरेबल एक्ट्स में जो इनकी एक ही पोर्ट थी, बोस्टन पोर्ट, वो क्लोज कर दी।
बोस्टन पोर्ट क्लोज कर दी और कहा कि जो टी के ऊपर सारे डैमेजेस हैं वो तुम दोगे, कॉलोनीज वाले देंगे डैमेजेस। और उसके साथ जो कॉलोनीज की ये टाउन हॉल्स में मीटिंग वगैरह होती थी वो खत्म कर दी। और ये एक बड़ा टफ टाइम स्टार्ट हुआ कॉलोनीज के लिए। इट वाज वेरी टफ टाइम फॉर द कॉलोनीज कि यार अब क्या करें, अब क्या करें, अब ब्रिटेन को कैसे मनाएं, अब कौन सी तरकीब सोचें। शेरशाह इनटॉलेबल एक्ट कौन पास करेगा मेरे जान? वो होती है ना, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। वो वाला हाल तो नहीं है तुम्हारा? अंडरस्टूड है ना मेरी जान, अंडरस्टूड है कि एक्ट्स एक्ट्स कौन पास कर रहा है, पहले कौन पास कर रहा है? इनटॉलरेबल, ना बर्दाश्त होने वाले। अच्छा हाँ, रोजा लग रहा है, आपको रोजा लग रहा है जनाब, आप हल नहीं, आपको जूते खिलाएं लेकिन मैं जूते खिला नहीं सकता, दूर बहुत दूर। अच्छा जी। चलो अब ये देखो, अभी अगली बात देखो, इन्होंने कहा फिर खैर इस मामले के बाद वो सारे मिल बैठे, 1774 में मिल के बैठे और उस इवेंट को कहते हैं फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। इसमें तमाम जो 13 कॉलोनीज थी उन्होंने अपने डेलीगेट्स भेजे और इसमें उन्होंने किंग को पिटिशन की। वॉर की बात नहीं कर रहा मैं अभी, अभी मैंने वॉर का वर्ड एक दफा भी नहीं यूज किया। इन्होंने किंग को पिटिशन की कि जनाब आला हम पे रहम करें और ये जो है हम ये डैमेजेस वगैरह और ये सारा कुछ नहीं पे कर सकते, हमारा ख्याल करें। किंग ने इनकी पिटिशन रिजेक्ट कर दी कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, और कहा कि जो तुम्हारी कांग्रेस तुम बनाए फिरते हो ना, ये जो कांग्रेस है ना, ये कांग्रेस ऑफ ट्रेटर्स है और धोखेबाज हो तुम। तो यूके ने, फिर यूके बहुत नाराज था। यूके ने फिर 1775 में 1775 में यूके ने वॉर स्टार्ट कर दी इनके अगेंस्ट, कॉलोनीज के अगेंस्ट। यूके ने कॉलोनीज के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर दी। एक मकाम था, उस मकाम को कहते हैं लेक्सिंगटन एंड कनकॉर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इन कनकॉर्ड क्या हुआ था। लेक्सिंगटन एंड कनकॉर्ड के मकाम पे यहाँ पे जंग स्टार्ट हुई थी। किसने स्टार्ट की बताओ? शाबाश, यूके ने। तो इन्होंने इन हालात से निपटने के लिए 1776 में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस लाई। हालात से निपटने के लिए सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाई। इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे अपनी कॉन्टिनेंटल गवर्नमेंट बनाई और यहाँ पे इन्होंने कॉन्टिनेंटल आर्मी बनाई। और जो इनका पहला प्रेसिडेंट था जॉर्ज वाशिंगटन, उसको आर्मी का चीफ बनाया। और इनका थर्ड प्रेसिडेंट बाद में बनेगा, हम बाद में देखेंगे, थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ने, ये थर्ड प्रेसिडेंट था उनका, उसने 4 जुलाई 4 जुलाई 1776 को एक डेक्लेरेशन पास किया। उस डेक्लेरेशन को कहते हैं डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और इस डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में ये था कि आज के बाद हम 13 कॉलोनीज ऑफ यूके इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि आज के बाद वी आर द
13 states of the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हमारा यूके से कोई लेना देना नहीं है, हम उनको व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टा पे ब्लॉक कर रहे हैं और ब्लू टिक्स भी अपनी ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, और समझ आई है? पूरी स्टोरी की समझ आ गई है? हाँ, जो फ्लैग है, फ्लैग वाली कहानी तुम्हें बता दी थी, फ्लैग वाली कहानी बता दी थी, 13 स्टार्स एंड 30, वो वाली बता दी थी ना। चलो, अब एक बात है, एक इम्पोर्टेंट बात है, एक इम्पोर्टेंट बात है, उसको समझो। दो टर्म्स हैं, एक है यू, क्यों बता नहीं दी थी ये फ्लैग वाली कहानी? बच्चों, फ्लैग तुम बता नहीं दिया था कि 13 स्टार्स थे, ये सारा कुछ था। बता दिया था यार, ये जो है उन लोगों को नहीं बताया। ये आधे लोग कह रहे हैं बता दिया, आधे लोग नहीं कह रहे हैं। अच्छा चलो, ये देख लो फिर, अगर आप यूएस का फ्लैग देखो ना, अगर यूएस का फ्लैग देखो ना, फ्लैग, तो ये इस तरह है कि इधर हैं स्टार्स, ठीक है, यूएस के फ्लैग में, और इधर हैं यहाँ पे ये स्ट्राइप्स। तो इनिशियली जो हैं 13 स्टार्स थे और 13 स्ट्रिप्स थी, मतलब एक स्टार और एक स्ट्रिप का क्या मतलब होता था? एक स्टेट। विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेट हो गए 50, और इसलिए आज स्टार्स हैं 50, लेकिन जो स्ट्रिप्स है ना ये 13 ही हैं, बिकॉज ईच स्ट्रिप मीन ईच ओरिजिनल कॉलोनी, ईच ओरिजिनल स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, नवीद, मैंने अभी वॉर का तो बताया ही नहीं, वॉर का तो मैंने बताया ही नहीं। अच्छा बात सुनो बच्चे, एक बात सुनो, जो रेवोल्यूशन है वो बड़ा पहले का स्टार्ट हुआ था, मतलब तुम कह लो कि 1651 से स्टार्ट हुआ था। तो यूएस रेवोल्यूशन के अंदर एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहते हैं यूएस रेवोल्यूशनरी वॉर का। वो जो वॉर है वो है सिर्फ 1775 से लेके 1781 तक। तो अब हम वॉर का देखते हैं, वॉर का देखते हैं। शाबाश हसन, आपको इस पे मिलती है एक फिटे मुंह। ठीक है, मैंने बकवास की थी कि तुम्हें एक असाइनमेंट दी थी पहली, कि तुम जाके देख लेना उनको, कॉलोनीज को, स्टेट्स को। तुमने देखी है स्टेट्स? यार इस तरह प्लीज एक मैप की तरह इनको याद कर लेना स्टेट्स को, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे ऊपर है न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के नीचे है मैसाचुसेट, मैसाचुसेट के नीचे कनेक्टिकट, और इधर है रोड आइलैंड। इनको मिला के कहते हैं न्यू इंग्लैंड। ये इनको कहते हैं न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन। ठीक है, उसके अलावा इधर है न्यूयॉर्क, इधर है पेंसिल्वेनिया, और इधर है न्यू जर्सी, और नीचे है डेलावेयर। इनको कहते हैं मिडल मिडल स्टेट्स, और नीचे है वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, और जॉर्जिया। इनको कहते हैं चेज़ापेक कॉलोनीज। वैसे तुम लोगों को शर्म हया नहीं चाहिए, तुम लोग सारे के सारे डूब के मर जाओ, तुम्हारी आज कोई रोजा में दुआ कबूल ना हो। मैंने तुम्हें कहा था कि ये असाइनमेंट बनानी है, किसी एक ने भी असाइनमेंट नहीं बनाई। कोई बात, ये सबका पास होना सीएसएस में जरूरी भी नहीं है,
सबका सीएसएस में पास होना जरूरी भी नहीं है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक ठीक है ना। मैंने तुम्हें कहा नहीं था असाइनमेंट का, मैंने कहा था ना कि ये एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि ये 13 कॉलेज होनी चाहिए, नहीं कहा था? देखो अनिला ने बनाई है। कोई नहीं, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, परेशान होना ही नहीं। अच्छा चलो मेरी बात, अब इम्पोर्टेंट बात, चलो बस 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 बस, कम बैक कम बैक कम बैक। अच्छा अब ये देखो कि यहाँ पे क्या है यहाँ पे है कि वॉर स्टार्ट हुई 1775 में, इनकी तरफ से स्टार्ट हुई 1776 में। अब ठीक है, इनके लड़ना मुश्किल था, लेकिन एक बात आपने देखनी है कि दोस्त का ये दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है ना। तो यहाँ पे यूके के साथ जब इनकी वॉर हो रही होगी, यूएस की, तो यहाँ पे होगा फ्रांस। तो फ्रांस किसको सपोर्ट करेगा? यूएस को। ठीक है ना। तो 1778 में 1778 में फ्रांस ने एक इनके साथ ट्रीटी की, डिफेंस ट्रीटी, कि हम तुम्हारी जंग में मदद करते हैं, और जंग के बाद जो है कभी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तुम हमारी हेल्प कर देना। मतलब इनकी प्यार की पिंगे काफी लंबी हैं। मतलब आप देखो ना, वो जो न्यूयॉर्क में है, या स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने को गिफ्ट किया था। उसके बाद तुम देखो कि 1779 में इनको स्पेन ने और द नेदरलैंड ने, उन्होंने भी इनको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था और इनकी हेल्प की थी वॉर में। और वैसे भी जंग, जब आजादी की जंग हो ना, तो उसमें जज्बा ही कुछ और होता है। तो खैर इनकी हेल्प आउट के साथ ये लोग 1781 में जंग जीत गए। जंग के अंदर क्या हुआ, कितनी बैटल्स हुई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ एमसीक्यू हैं, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जंग स्टार्ट कब हुई? 1775 में। ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुई? लेक्सिंगटन एंड कनकॉर्ड से। ठीक है। और जी शेरशाह ऑफिशियल डेट यही है, 1776। जंग बाद में जीती हैं इन लोगों ने। तो ये 1781 में जंग खत्म हुई। मकाम है उसका यॉर्क टाउन के। और यहाँ पे इधर जो कमांडर था वो था जॉर्ज वाशिंगटन, और इधर जो कमांडर था वो था कॉर्नवालिस, जो बाद में गवर्नर जनरल भी बना। और अगर आप इस सब का पाक अफेयर के साथ लिंक डेवलप करना चाहते हो, तो आज जाके तुम पिट्स इंडिया एक्ट को समझ लेना, तुम्हें सारी कहानी समझ आ जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी की रेगुलेशन की। ये मेरे ख्याल में पास हुआ था 1783 में। अच्छा, उसके बाद 1783 में इनको रिकॉग्नाइज कर लिया था इसने, फ्रांस ने, सॉरी ब्रिटेन ने भी। एक ट्रीटी हुई पेरिस, उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है। तो पहली ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या हुआ था भला? पहली ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या हुआ था कि इन्होंने यूके की हेल्प लेके किसको फारिग करवाया? फ्रांस को। यूके की हेल्प लेके फ्रांस को फारिग करवाया। अब दूसरी ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या हो रहा है? फ्रांस की हेल्प लेके किसको फारिग करवा रहे हैं? यूके को। और यहाँ पे क्या बना?
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहली में 1763 में ब्रिटेन की हेल्प लेके फ्रांस को फारिग करवाया, एंड 1783 में फ्रांस की हेल्प लेके ब्रिटेन को फारिग करवाया। 2000 CSS 2018 में आपका क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द difference between Treaty of Paris of 1763 and Treaty of Paris of 1783 and their impact on US history। और बच्चे वहीं पे बौंदल गए थे, इसलिए सारे के सारे फेल हो गए थे, क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ एक ही ट्रीटी ऑफ पेरिस थी। तो आज ये कंसेप्ट क्लियर है? आर यू क्लियर विद इट? अब मैं तुम्हें एक काम करने लगा हूं, उसके बाद तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार हो जाएगा। मैं तुम्हें एक चीज दिखाने लगा हूं। स्क्रीन पे कुछ शो, स्क्रीन पे हो रहा है? ये जो कुछ आज हमने पढ़ा है उसकी सारी की सारी क्रोनोलॉजिकली टाइमलाइन बनी हुई है। क्रोनोलॉजी इसकी टाइमलाइन बनी हुई है। जब क्रोनोलॉजी याद करते हैं, ना आपको ईयर याद करने की जरूरत है, ना आपको याद करने की जरूरत है। मैंने जो कुछ पढ़ाया है क्रोनोलॉजिकली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पेज पे जाके ये मैंने वहां पे भी लगाया हुआ है, अपने पेज पे भी, तो तुम वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें या वहां से ले लेना मेरे पेज लर्न विद बिलाल पाशा से। तो नेविगेशन एक्ट, इनोमिनेटेड एक्ट, स्टेपल एक्ट, ड्यूटी एक्ट, एनफोर्समेंट, मोलेसेस, शुगर, करेंसी, कॉटरिंग, स्टैम्प, 7 ईयर वॉर, क्राउन प्रोक्लेमेशन, ये डेट गलत लिखी हुई है। ये क्या डेट है भला? क्राउन क्या डेट है भला? 1763। उसके बाद डेक्लेरेटरी एक्ट, टाउनशेंड मेयर्स, बॉस्टन मैसेकर, बॉस्टन टी पार्टी, इंटॉलरेबल एक्ट, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, बिगिनिंग ऑफ द वॉर, सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे टॉमस जेफरसन। उसके बाद देखो मैंने इसके बाद लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ द वॉर ऑन टू साइड्स। ये 11 और 12 पॉइंट को देखो, पहले मैंने आजाद करवाया है, उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द वॉर ऑन टू साइड्स हुई है। उसके बाद रिकग्निशन ऑफ द फ्रांस, रिकग्निशन बाय द स्पेन, won the war in 1781 and recognition of the US by the Britain। ये मेरे पेज से तुम लोग ले लेना। मुना मेरी बात सुनो, मैं जो है ना, तुम लोग कितने बच्चे हो? 90 बच्चे हो ना? तो उन 90 की जिम्मेदारी मुझ पे है, तो मैं कुछ गलत नहीं बता सकता। मैं सारी जिंदगी के लिए अपने लिए अजाब नहीं इकट्ठा कर सकता। तो बड़ी मेहनत के बाद ये तुम्हें पढ़ाता हूँ। ये पता है यूनिवर्सिटी की कितनी किताबें पढ़ता हूँ जस्ट तुम्हें पढ़ाने के लिए। जस्ट लुक एट इट, ये सारी यूएस हिस्ट्री की हैं, ठीक है? और ताकि तुम्हें जो है वो ना मुख्तलिफ किताबों से बेहतरीन मटेरियल इकट्ठा करके स्टोरी की फॉर्म में तुम्हें सुनाया जा सके। आप लोग खुश हो ना मुझसे? अच्छा, मजा आया है क्लास में? अच्छा अच्छा, अब मेरी आखिरी बात सुन लो, अब मेरी आखिरी बात सुन लो, फिर मजाक करते हैं। मेरी आखिरी बात सुन लो, प्लीज प्लीज, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मेरी आखिरी बात सुन लो, मेरी आखिरी बात सुन लो। अच्छा, मेरी आखिरी बात ये है कि मैंने अभी तुम्हें अभी तुम्हें 13 कॉलेज बना के दिखाई, 13 स्टेट्स बना के दिखाई, कुछ ऊपर बना के दिखाई, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड, कनेटिकट, ठीक है? उसके बाद फिर तुम्हें नीचे स्टेट्स कुछ बना के दिखाएं, जिसमें वर्जीनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना बना के दिखाया। अच्छा, अब क्या बात है? बात ये है बात ये है कि अमेरिका में कुछ स्टेट्स थी, नॉर्दर्न स्टेट्स,
कुछ स्टेट थी सदर्न स्टेट्स, कुछ नॉर्दर्न थी, कुछ सदर्न थी। नदर स्टेट चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हिसाब से पास हो। मुल्क चलाने के लिए दस्तूर चाहिए होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। नदर स्टेट चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हिसाब से पास हो। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक प्लान दिया, जिस प्लान को कहते हैं न्यू जर्सी प्लान। जबकि सदर्न स्टेट चाहती थी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हिसाब से पास हो। उन्होंने एक प्लान दिया, उस प्लान को कहते हैं वर्जीनिया प्लान। सो नॉर्थ ने प्लान दिया न्यू जर्सी प्लान, साउथ ने प्लान दिया वर्जीनिया प्लान। तो जब इनको दसल थी तो उन्होंने यहाँ पे कंप्रोमाइज किया, एंड दिस कंप्रोमाइज इज कॉल्ड कैनेटिकट कंप्रोमाइज। और खूबसूरती यही होती है कि जब यहाँ पे मसाइल हों वहां पे आप कंप्रोमाइज कर लें। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने वहां पे क्या किया, कंप्रोमाइज किया। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इसके अंदर एक खूबसूरत सिस्टम है, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रेट सैलिएंट फीचर्स। न्यू जर्सी प्लान क्या था, वर्जीनिया प्लान क्या था, टिकट कंप्रोमाइज कैसे की, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, उसके अंदर सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस क्या है। इस सब के लिए आपको नेक्स्ट का वेट करना पड़ेगा। और जस्ट एक दो लाइंस आज के लेक्चर के लिए मुझे सबने लिख के भेजनी है, जितने भी हैं, ठीक है? सबकी तरफ से मैं ये चाहता हूँ। एक दो लाइन अबाउट हाउ वाज द क्लास। आई वांट टू फ्रॉम ऑल ऑफ यू, हरी अप, हाउ वाज द क्लास? इधर ही, हाँ इधर ही, इधर ही, इधर ही रूम पे ही। हाँ स्क्रीनशॉट पोस्ट करूंगा यार। किसी को सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है? ठीक है जी, बाय बाय। जी जी, आप जाएं।